तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है ना, रिडॉक्स चैप्टर में भी आता है, और आज यहाँ हम देख रहे हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी आया है। तो ये है क्या, ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझना है। कब ये नेगेटिव है, कब पॉजिटिव है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ताकि आगे जो भी टॉपिक्स आते हैं जहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं कि एक्चुअली होता क्या है बच्चों। तो ये क्या कहलाता है बच्चों कि पोटेंशियल, ठीक है, ये है पोटेंशियल इन वोल्ट, which is corresponding to energy change during dissolution of elements in its ion in aqueous medium। बात कुछ समझ में आई कि एक एलिमेंट को उसके एक्वस मीडियम में रखा जाए और वो डिसोल्यूशन हो जाए, उसका मतलब वो घुल जाए एक्वस मीडियम में, तो इसमें जो एनर्जी चेंज होता है, उस एनर्जी चेंज को अगर हम वोल्ट में ले लें, उस एनर्जी चेंज के करस्पॉन्डिंग हम वोल्ट में एनर्जी निकाल लें, तो वो जो पोटेंशियल आएगा वोल्ट में, वही क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझिए ना कि पोटेंशियल इन वोल्ट विच इज करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी चेंज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ एलिमेंट इन इट्स आयन इन एक्वस मीडियम। मतलब हम ये कहें कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, और वो है सॉलिड स्टेट में, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, मान लो हम सॉलिड से लेते हैं। तो ये यहां पर कंप्लीट इसका डिसोल्यूशन हो, और यहां पर एक्वस मीडियम हो, मतलब वाटर में डिसॉल्व किया गया हो एक्वस मीडियम में, ठीक है। तो इस एक्वस मीडियम में अगर डिसॉल्व होता है और वो चेंज होता है En प्लस एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है डेल्टा एच टोटल इंथैल्पी चेंज है। तो अकॉर्डिंग टू हैश लॉ कि जो डेल्टा एच होगा वो टोटल एक सॉलिड एलिमेंट से एक्वस आयन तक बदलने में जितने एनर्जी चेंजेस हैं उनका सम के इक्वल होगा। मतलब ये प्रोसेस जो है इस तरह चली होगी, पहले सब्लिमेशन एनर्जी आई, मीन्स एटोमाइजेशन एनर्जी में, यहाँ बल्कि इसको ऐसे ले लूँ अभी शॉर्ट फॉर्म में, फिर उसको साइड में लिख दूंगा, डेल्टा एच ए, एलिमेंट चेंज हो गया गैस में, फिर इसका हुआ आयोनाइजेशन, और ये चेंज हो गया कोई एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एन कोई इलेक्ट्रॉन निकलने का आयोनाइजेशन एनर्जी है, और फिर इसका क्या हो गया, ठीक है, हाइड्रेशन, और इस तरह से ये कोई एक्वस आयन में चेंज हो गया। तो जो डेल्टा एच है ना बच्चों, इज इक्वल टू द डेल्टा एच ए प्लस आई ई, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकालना है आपने उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, और एच ई हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब यहाँ पर डेल्टा एच ए ये है एटोमाइजेशन एनर्जी,
ठीक है। IEN मतलब ये है आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना। और HE जो है ये क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। ये क्या है बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू हैस लॉ, ये जो रूल लिखा हुआ है ये किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू हैस लॉ ऑफ हीट समेशन। मतलब एक एलिमेंट को अपने एक्वा साइन में कन्वर्ट होने का टोटल हीट चेंजेस के जितने स्टेप्स ये चले हैं, इन सारे स्टेप्स की एनर्जी का क्या होगा बच्चों, सम होगा। अब यहां बता दूं कि जो डेल्टा एच ए है एंड IE एन, ये दोनों तो होंगे बच्चों पॉजिटिव, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी। ये कैसे हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना, मतलब इनमें हीट एब्जॉर्ब होगी। और जो HE है, हाइड्रेशन एनर्जी, HE हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिखें, ये तो होगी बच्चों निगेटिव, मतलब ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब हाइन का हाइड्रेशन हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेल्टा H है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। अब देखो बच्चों, अब अगर ये सोचो आप कि जो IE है होल N प्लस, ठीक है, एटमाइजेशन एनर्जी, ये अगर ज्यादा है ना, किससे ज्यादा है, HE से, तो सोचो कि डेल्टा H जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। बात क्लियर है यहां तक कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी और एटमाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बच्चों, ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो डेल्टा H पॉजिटिव आएगा। लाइक एज कॉपर, कॉपर से कॉपर 2+ बनना बहुत ही ज्यादा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है। हाई क्या होती है बच्चों, IE2। अब एक और रिलेशन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज करना है। तो एक रिलेशन होता है डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE स्टैंडर्ड। यहां पर हम ऑक्सीडेशन ले लें, क्योंकि हमने यहां पर जो प्रोसेस ली है वो ऑक्सीडेशन के लिए ली है। ये क्या चल रहा है बच्चों, यहां पर ऑक्सीडेशन है ना एलिमेंट का। तो यहां का जो इंथैल्पी चेंज हुआ फॉर, ये किसके लिए है, फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट। अब हम ये मान लें कि डेल्टा H अप्रोक्सीमेट डेल्टा G है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मान लो हमारा डेल्टा H पॉजिटिव है तो डेल्टा G भी हम यहाँ पॉजिटिव ले लें। हम डेल्टा H एक्चुअली आगे और रिलेशन आता है, हम इसके रिलेशन से लेते हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो हम ये मान लें कि हर एक आयन 2+ आयन में चेंज हो रहा है, तो एंट्रोपी चेंज तो लगभग सबके सेम होंगे, समझ गए ना। कि हम यहां मान लें कि सब एलिमेंट मान लो चेंज हो रहे हैं E+2 में, तो यहां डेल्टा S सिमिलर फॉर, ठीक है, एलिमेंट्स। तो हम यहां इस स्टेप को हटा के हम इस तरह से सोच लें कि डेल्टा H डेल्टा G के इक्वल है लगभग। तो सोचो आप कि डेल्टा G पॉजिटिव है, तो जो हमारा E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बच्चों वो निगेटिव आएगा, और E0 रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात क्लियर है यहां पर। तो अच्छे से समझ लो आप कि अगर इस तरह से है, देखो
कि यहाँ पर डेल्टा एच ए प्लस जो क्या है आपकी आयोनाइजेशन, मतलब डेल्टा एच ए और आयोनाइजेशन एनर्जी ये ज्यादा है किससे, आपकी हाइड्रेशन एनर्जी से। देन तो आपका डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा और जो ई नॉट ऑक्सीडेशन है वो नेगेटिव आएगा और ई नॉट रिडक्शन कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर और शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूं मैं कि डेल्टा जी यहाँ पर पॉजिटिव हो गया तो ई नॉट ऑक्सीडेशन निगेटिव हो गया तो ई नॉट रिडक्शन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, सॉरी हाँ ये नेगेटिव हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ई रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, ये होता है। तो ये कॉपर के साथ होता है बच्चों। ठीक है, कि कॉपर में आप देखोगे कि जो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सीरीज है तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब स्कैंडियम को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट के अगर 2+ बनने के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं तो कॉपर ही केवल पॉजिटिव शो करता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कॉपर में ये क्यों पॉजिटिव है तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि जो इसमें फ्री एनर्जी चेंज हो रहा है, एंथैल्पी चेंज हो रहा है कॉपर में, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी और एटमाइजेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिसके कारण ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव हो गया है और रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया। यहां तक बात क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन अगर आप देखें कि डेल्टा एच ए और जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं अगर इनका जो सम है वो लेस देन एच ई से ज्यादा है तो सोचो डेल्टा एच निगेटिव मतलब डेल्टा जी भी निगेटिव ले लें, बात क्लियर है यहां तक। और ऐसे में ई नॉट ऑक्सीडेशन जो होगा हम जानते हैं कि ये माइनस डेल्टा जी, एक फॉर्मूला जाएगा ना कि माइनस डेल्टा जी अपॉन एन एफ, तो यहां पर ये निगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, ठीक है, तो हमारे पास ई ऑक्सीडेशन जो होगा, ई ऑक्सीडेशन वो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ई नॉट रिडक्शन जो है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो यहां क्यों आया, क्योंकि आप जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ये पहले ही समझा चुका हूं मैं यहां ऑक्सीडेशन के लिए लेके। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आता है और ये आप देखोगे जो मिलता है, आप देखोगे चाहे वो टाइटेनियम हो, चाहे बेनीडियम हो, चाहे क्रोमियम हो, चाहे मैग्नीज हो, चाहे आयरन हो, चाहे कोबाल्ट हो, चाहे निकल हो और चाहे जिंक, इन सब के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो तो है पॉजिटिव, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है क्या बच्चों, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इनकी जो एच ई है हायर देन आई ई प्लस डेल्टा एच ई। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है नेगेटिव, इसका रीजन क्या है, तो सीधा ध्यान रखना है हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एटमाइजेशन एनर्जी। अगर हम इनकी एक सीरीज में देखें, फर्स्ट सीरीज जो है ट्रांजिशन सीरीज, अगर हम फर्स्ट लेंगे तो आप देखोगे कि केवल कॉपर को छोड़कर बाकी एलिमेंट के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव है। देखो यहां पर मैं ले लेता हूं, यहां ले ले हम एलिमेंट है ना, और यहां पर हम ले रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल फॉर किसके लिए बच्चों, यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं मैं ई नॉट, ठीक है, एम 2+2 एम, मतलब ये है रिडक्शन पोटेंशियल वोल्ट में। जैसे स्कैंडियम को छोड़कर टाइटेनियम से है, टाइटेनियम, बेनीडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, है ना। तो टाइटेनियम का है -1.63, बेनीडियम का है -1.18 और क्रोमियम का है -0.90, फिर इसका -1.18, -0.44, है ना, और इसका जो है
कोबाल्ट का जो है वो है -0.28, निकल का है -0.25 और इसका जो है बच्चों 0.34 वोल्ट और इसका है 0.76। यहां पर ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव हो गई है। तो यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन सब में ये नेगेटिव वैल्यू होने का रीजन क्या है, तो ध्यान रखें आप लिख देंगे H ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस एटमाइजेशन एनर्जी, और यहां पूछ लिया जाए तो He लेस देन IE प्लस डेल्टा HA। कॉपर का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, भले उसकी जो आयन है वो है एटमाइजेशन कम है, लेकिन आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा लार्ज हो जाने के कारण, क्योंकि D10 को अगर हम D9 में चेंज करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी तो लगेगी। तो यही रीजन है कि इन एलिमेंट में ये जो है कॉपर में ये क्या हो गया है, पॉजिटिव, बाकी सब में ये निगेटिव। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट में कब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होते हैं और कब पॉजिटिव होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट विद नेगेटिव, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर and aqueous solution of acids, हाइड्रो एसिड्स जो होते हैं। समझ गए ना कि ऐसे एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है ना, वो वाटर से या फिर हम कहें कि किसी एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में अगर उस एलिमेंट को रखा जाए तो वो हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। क्यों, देखो जैसे Zn प्लस H2SO4 है ना, आपने एक्वस ले लिया तो बन जाएगा क्या, ZnSO4 एक्वस प्लस H2 गैस। आप देख रहे हैं ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है जिंक का वो कितना है, -0.76 वोल्ट, जो निगेटिव है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, समझ रहे हो ना, वो हमेशा हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। लेकिन अगर हम कहें कॉपर प्लस H2SO4 एक्वस आपने, तो नो लिबरेशन ऑफ H2 गैस। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है Cu2 प्लस अपॉन Cu वो पॉजिटिव है 0.34 वोल्ट। तो ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा, जिंक लिबरेट कर रहा है। रीजन वही है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, जिंक का क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरह से ये है। इसके अलावा अगर एक चीज और होती है, आप देखोगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टेबिलिटी की बात की गई हो, ठीक है, कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नेगेटिव वैल्यू। आपको यहां क्या देखना है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इन एक्वस मीडियम। कहां पूछा गया हो, एक्वस मीडियम। तो जितना निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल उतनी ही ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब है कि Zn2 प्लस मोर स्टेबल देन निकल 2 प्लस। और इससे ज्यादा अगर हम कहें कि कौन स्टेबल होगा, ठीक है, तो इससे ज्यादा तो Mn2 प्लस स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके रिडक्शन पोटेंशियल देख लो। तो जितना ज्यादा निगेटिव वो उतना ही एक्वस मीडियम में क्या होता है बच्चों, स्टेबल हो जाता है। बात क्लियर है अच्छी तरह से। एक और चीज बता दूं, कई बार आपको दो स्टेट की स्टेबिलिटी बतानी हो, कि डिसाइड करना हो हमें कि कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी और कौन सी कम, ठीक है, तो एक चीज और यहाँ अच्छे से यूज आएगी अभी, डिटर्मिनेशन ऑफ stability of two different
डिफरेंट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सेम एलिमेंट, कि एक सेम एलिमेंट की दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हमें स्टेबिलिटी बतानी हो, डिटरमाइन करना हो, तो कैसे ध्यान रखें। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं एक ऐसा एक रिलेशन बता दूं, जैसे यहाँ ई नॉट एम, ठीक है, यहाँ मान लो 3+ लिखा है और m+2 लिखा है, और ये वैल्यू अगर कैसी है, पॉजिटिव। बात क्लियर है ना। तो ध्यान रखें, m2+ मोर स्टेबल देन m3+। समझ गए बात को, कि अगर किसी का एक ही एलिमेंट की दो स्टेट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हैं और उसमें से अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस तरह का लिखा हो, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या दे रखा है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऐसा लिखा है तो ध्यान रखें 2+ मोर स्टेबल देन 3+। जैसे मैं कहूं कि ये लिखा है ई नॉट Mn+3 Mn+2 और ये वैल्यू दे रखी है 1.57 वोल्ट। तो देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, हम ऐसा लिखेंगे ना, Mn3+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn+2। यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने लिखा 1.57 वोल्ट, तो डेल्टा जी यहाँ निगेटिव आएगा। डेल्टा जी निगेटिव आएगा, इसका मतलब है कि ये प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, इस तरह से। तो जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मींस Mn3+, हम ये कह सकते हैं ना कि स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू Mn2+, so that Mn2+ more stable than Mn3+। अच्छी तरह बात समझ गए ना। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है दो आयनों का, हायर स्टेट टू लोअर स्टेट रिडक्शन, तो ध्यान रखें लोअर स्टेट मोर स्टेबल देन हायर स्टेट। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जन स्वयं चलेगा, क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, और ऐसे में 3+ स्पॉन्टेनियसली जो है इसमें कन्वर्टेड हो जाएगा Mn2+ में। ये है इस तरह से। दूसरा है कि जैसे ये लिखा है हमारे पास, किसी की वैल्यू हमें निगेटिव दी गई है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या दे रखे हैं बच्चों, निगेटिव है मान लो, ठीक है, जैसे लिखा है Cr+3 to Cr+2, और यहाँ पर, या मैं इसको ऐसे लिख रहा था कि अगर ऐसा लिखा हो कि M3+2 M+2 और ये वैल्यू निगेटिव हो, तो ध्यान रखें M3+ मोर स्टेबल देन M2+। ऐसा क्यों देखो, क्योंकि ये निगेटिव है, तो डेल्टा जी कैसा आएगा बच्चों, ये पॉजिटिव। इसका मतलब है कि M3++ इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू M2+। तो अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ये निगेटिव है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये इस डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगी बच्चों, ठीक है, ऐसे। लेकिन M2+ से M3++ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। क्योंकि इसके लिए अगर हम ये देखें तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो डेल्टा जी आ जाएगा निगेटिव, मींस M3+ मोर स्टेबल देन M2+। ये ध्यान रखना है। जैसे मैं यही एग्जांपल बता दूं कि ये लिखा है ई नॉट Cr+3 to Cr+2 और ये वैल्यू दे रखी है -0.41 वोल्ट। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो बॉन्ड है Cr+3 मोर स्टेबल देन Cr+2।
क्योंकि Cr3+ में T2G कंप्लीट हाफ फिल्ड रहेगी, वो स्टेबिलिटी ज़्यादा से होगी। इस तरह से जैसे मैं लिख दूं कि ये लिखा है E0 लिथियम +2 लिथियम -3 पॉइंट, ठीक है, 51 वोल्ट। अब आपसे कहा जाए कि लिथियम ज्यादा स्टेबल है या लिथियम प्लस, तो सोचो आप, लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लिथियम में ई रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम से लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब लिथियम प्लस मोर स्टेबल देन लिथियम इन एक्वस मीडियम। तो जिन एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होते हैं ना बच्चों, वो एलिमेंट से उनका बना हुआ आयन ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब ये है कि अगर मान लो रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखे हैं क्या, निगेटिव, तो एलिमेंट से ज्यादा स्टेबल होगा उसका N+ आयन स्टेबिलिटी। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, पॉजिटिव है, बात क्लियर है, अगर ये पॉजिटिव है तो एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होगा देन उसके आयन से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे S ब्लॉक है मान लो, तो उनके जो M+2 हो या M+1 आयन मोर स्टेबल देन M, समझ गए ना। और अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर 2+ से ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा बच्चों, कॉपर, तुरंत रिड्यूस हो जाएगा कॉपर आयन से कॉपर। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है ये वाली कंडीशन बनी, नहीं कि हाँ ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो इतना सा अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेट स्टेबल होगी, कौन सी कम। तो ये बता दूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है तो आयन स्टेबल होता है एलिमेंट से ज्यादा, और पॉजिटिव है तो एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होगा देन आयन। इसी तरह से दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की ये दे रखी है वैल्यू, तो भी पहचान सकते हैं। तो ये है डी ब्लॉक के एलिमेंट में रिडक्शन पोटेंशियल को लेके इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए मैंने, जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। इससे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत कुछ चीज़ें बता सकते हो, रिडॉक्स पोटेंशियल में स्टेबिलिटी बता सकते हो, इस तरह से। और भी इसका यूज भी देखा होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव हैं वो ऐसे एलिमेंट को लिबरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन से जिनके क्या होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम निगेटिव या पॉजिटिव। तो वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सारा इसका अच्छे से पढ़ते हैं, वहाँ और डिटेल में लेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेके मैटर बच्चों, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। ओके।